कैसन बानी बहन भाई लोग, देखिए ट्रिक के क्लास हो तो ऐसन हो कि एक बार लेक्चर देख लेवल जाओ ना तो न पढ़े पढ़े न लिखे पढ़े, एग्जाम में आदमी सीधे जाके पढ़े और सीधे सीधे 150 नंबर आ जाए, ओकरा बाद इंटरव्यू हो जाए, मेंस हो जाए, सब हो जाए और कलेक्टरई के पोस्ट मिल जाए। ऐसन लेक्चर हो चाहिए एकदम जादू ही। तो ऐसन लेक्चर हम बलैने बारी, एक बाद पढ़े लिखे के कोई जरूरत ना पड़ी। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर ट्रिक्स और इंटेलिजेंस गेसिंग की कोर्सेज चलें तो वो कॉरिडोर जैसी चलें, जिसको करने के बाद देखने के बाद आपको पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद कर देनी है, आराम से एग्जाम में जाना है, 150 स्कोर करना और उसके बाद मेंस लेके इंटरव्यू करके एग्जाम पास कर लेना है। फॉर द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हु आर इन केरला एंड तमिलनाडु एंड ऑल द स्टेट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, सॉरी हिंदी एंड भोजपुरी, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट if you are doing a lecture on intelligent guessing and tricks, the lecture should be of that quality that you do not need or you should not need to do anything, any study, any written or any type of study. You just have to go in the examination and score 150 marks and come back happily, write mains, give interview and become an IAS officer. But disclaimer, it doesn't happen. ऐसा नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, एलिमिनेशन उसके बाद काम करती है, लेकिन एलिमिनेशन का ऑप्टिमम कैसे यूटिलाइजेशन करें वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 किया था यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स का, और हमने ये रियलाइज़ किया था कि एटलीस्ट उन 20 क्वेश्चंस में आप एक मिनिमल पढ़ाई के साथ चले जाएं अगर एग्जाम में गलती से, फिर भी आप कैसे ना कैसे सारे क्वेश्चन में एलिमिनेशन करके राइट आंसर पे आ सकते थे। वो एलिमिनेशन बस सीधा सीधा ट्रिक नहीं था, वो एलिमिनेशन था अपना क्वेश्चन को ऐसा एनालिसिस करने का, अपने नॉलेज को याद करने का और अप्लाई करने का, जिससे आप राइट आंसर पे आ सकते हैं। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की और उसके आगे की। तो यहीं पे आप लोगों ने बोला था कि फोकस पॉइंट भी बताना, तो मैं फोकस पॉइंट बताऊं इस क्वेश्चन पे बेस्ड। एक फोकस पॉइंट है यूपीएससी का आजकल खास करके मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री का टर्म्स, और ये टर्म्स के भी एरिया है, वेगनेस नहीं है, वो एरिया है एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर होते हैं उन पोस्ट के लिए टर्म, साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए टर्म्स, ठीक है, डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके लिए टर्म्स, एंड देन कम्स ग्रुप्स ऑफ व्हाट, ग्रुप्स ऑफ पोर्टर्स लाइक बंजारा, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट्स, श्रेणी, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। विलेज हेडमैन कौन होता था, अब ये तो हो गए डिफरेंट टाइप के, इसके साथ ही पोर्ट्स वगैरह है ना, और कोई ऐसा मशीन यूज होता हो जो मेडिवल हिस्ट्री वगैरह में, उसका नाम क्या था, उसके हिसाब से उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ मशीन का क्या था। जैसे कि एक बार आया था कि पर्शियन व्हील के बारे में आया था कि अरघट्टा क्या है। अब ये अरघट्टा जो गाँव में रेहट होती है ना, गाना था ना, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाती है, ऐसा ना कुछ, रेहट से पानी, ऐसे कुछ गाना है, मैं भूल रहा हूँ, खैर नहीं भी होगा तो मैंने अपना खुद का बनाया होगा, रेहट से पानी। तो रेहट का काम क्या होता है, पानी को जो है कुएं से निकाल के ऊपर फ्लो कराना, इसको अरघट्टा बोलते हैं, इसको रेहट बोलते हैं, और यही पर्शियन व्हील है। ये सारी चीज़ें एक एनसीईआरटी में बड़ी सी पिक्चर दी हुई थी, तो वहाँ से आपको डिराइव करना था उसका मीनिंग, ऐसे क्वेश्चन थे, तो ऐसे भी आ जाते हैं। पोर्ट्स इस बार ही आ चुका है, और बाकी ये तो सामने आप देख ही रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल वगैरह की बात हो रही है, ये भी आ चुका है। अब टर्म्स की लैंग्वेज क्या होगी, मेडिवल हिस्ट्री की बात होगी तो पर्शियन टर्म होगा या अरबिक टर्म होगा, राइट, और साथ ही साथ तमिल टर्म भी हो सकता है क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री चोलाज वगैरह की है। विजयनगर एम्पायर का हो सकता है, कुछ तेलुगु टर्म वगैरह आ जाए। संस्कृत टर्म भी हो सकता है मेडिवल हिस्ट्री में वेरी इजली। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ से टर्म आपके जनरली संस्कृत में ही होंगे, कभी कभी पाली वगैरह भी हो सकते हैं, अगर बुद्धिज्म जैनिज्म से कुछ रिलेटेड चीज़ें होंगी तो ये सारा एरिया हो गया, ये आपका फोकस एरिया। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, a very beautiful question and a very tough question which almost failed everyone was asked in UPSC. The question says with reference to the history of India. Now see, ये लोग नहीं बोल रहे कि एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो रही है कि मेडिवल हिस्ट्री की बात हो रही है, ये बस बोल रहे हैं कि बस हिस्ट्री के बारे में कुछ टर्म्स दिए हुए बताओ मैच करके, है ना, जैसे कपड़े आप मैच करते हैं वैसे कि दो कपड़े आज कौन सा पहनोगे। हमारा तो कुछ नहीं है, मंडे टू संडे एक ब्लैक कलर का कपड़ा वही पहनूंगा ज़िंदगी भर। 21 3 टर्म्स दिए हुए, उनके मीनिंग दिए हुए, बताना है कि सही है कि नहीं, है ना मेडिवल दिया ना हिस्ट्री दिया एंशिएंट दिया, तो सब आपको गेस करना है। वहाँ पे वो नहीं चलेगा कि मेडिवल का है तो हम उसके हिसाब से दिमाग लगाएं, कुछ ऐसा नहीं चलेगा। सो हाउ डू वी गो, औरंग, बनियन, मिरासीदार। अब पहले तो ये जानिए कि मैंने आपको कम से कम 100 टाइम्स ये बोला है कि आपको 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास की एनसीईआरटी न्यू वाली, और उसके बाद 9 10 11 छोड़ दीजिए, 12th क्लास की पार्ट 1 पार्ट 2 थीम वाली पढ़नी है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो है 12th क्लास का आप छोड़ दीजिए।
छोटी सी किताबें हैं, 3 से 4 दिन लेती हैं पूरा पढ़ने में, और मैंने आपको बार बार बोला कि आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा तमिलनाडु का 11 क्लास का हिस्ट्री बुक, प्रेफरेबली न्यू वाला अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तमिलनाडु पहले से तो, और अगर ऑलरेडी पढ़ रखा है तो ओल्ड वाला चलेगा, फिर आपको न्यू वाला देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट अबाउट ओल्ड एनसीईआरटी? अगर आपने ओल्ड पढ़ रखा है एनसीईआरटी तो आपको तमिलनाडु पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट न्यू वाला एनसीईआरटी जो मैं बोल रहा हूँ, ये 5 किताबें ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक? देन यू आर डन। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। पहला है औरांग, तो क्या एनसीईआरटी इसमें हेल्पफुल थी? अगर हम औरांग को समझ जाए कि ये सही है कि गलत है, तो हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 जो है 2 जगह आ रहा है, 2 जगह नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी पे। क्लास 8 की ये एनसीईआरटी हो गई, और चैप्टर का नाम है, एक सेकेंड, चैप्टर का नाम है वीवर्स, चैप्टर नंबर 7 है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। और यहाँ पे मैंने ये औरांग नाम का वर्ड डाल दिया आपके सामने, और इसको मैं सर्च करता हूँ। क्या आता है, एक पैराग्राफ आता है जिसमें आप देख रहे हैं एरिया, वहाँ पे औरांग मेंशन्ड है। तो इतने ही है क्या? नहीं, मैंने आपको कई बार बताया कि एनसीईआरटी में अगर कोई बॉक्स में वर्ड है, टर्म है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बंजारा था तो आ चुका है एक बार। ये देखिए औरांग, अ पर्शियन टर्म फॉर ए वेयर हाउस। जैसे अमेजोन वगैरह के वेयर हाउस होते हैं, सामान सेल होने के पहले एक जगह जहाँ से जमा होता है फिर वहाँ से निकलता है सेल होने के लिए, उसको हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं, जहाँ पे एक जगह कलेक्ट करके रखते हो। तो औरांग क्या है? पहले तो पर्शियन वर्ड है, और किसके लिए? वेयर हाउस के लिए है ना। इसको वर्कशॉप भी बोल सकते हो आपकी, जहाँ पे सारा सामान जो है काम हो के रखा हुआ है। सीधे सीधे 8 क्लास की एनसीईआरटी से वर्ड बोरो किया हुआ, उठाया हुआ है। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। सो लिटिल बिट ऑफ एनसीईआरटी नॉलेज ब्रॉट अस हियर कि हमने 2 एलिमिनेट कर लिया। क्यों? क्योंकि औरांग का मीनिंग क्या दिया? इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी। नहीं यार, वेयर हाउस होता था, तो दिस इज रॉन्ग। तो आपने ए को एलिमिनेट कर लिया, उसके बाद आपने किसको एलिमिनेट कर लिया? डी को एलिमिनेट कर लिया। नाउ यू आर लेफ्ट विथ बी एंड सी, बट यू डू नॉट नो द बनियन वर्ड, यू डू नॉट नो द मिरासीदार वर्ड। अगर आप बात करें मिरासीदार की, तो ये आपको शेखर बंदोपाध्याय पलासी टू पार्टीशन में मिल जाएगा। तो क्या आपको जाके पढ़ना चाहिए? वो नहीं पढ़ना चाहिए, बताता हूँ क्यों। पलासी टू पार्टीशन में भी मिरासीदार जो वर्ड है वो कहाँ पे दिया हुआ आपको पता है? ग्लॉसरी में। तो एक तो आप 1000 किताबें पढ़ो, उसमें जाके उनकी ग्लॉसरी रटो, इसलिए कि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सको। 50% को रिजॉल्व करने के लिए आप जाके एक किताब पढ़ने बैठ जाओ, वेरी रॉन्ग डिसीजन। नेवर डू दैट। स्पेक्ट्रम के साथ स्टिक करिए अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो। अदरवाइज आपका हिस्ट्री ऑप्शन वाला तो आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे क्या जाता है। तो मिरासीदार वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हमें नहीं पता। डेजिग्नेटेड रेवेन्यू आपको नई एनसीईआरटी में मिलेगा ना, स्पेक्ट्रम में मिलेगा। बट वी आर कन्फ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शन है ना। पहला ऑप्शन है 2 and 3, और ये 3। तो यहाँ तो मिरासीदार की जरूरत ही नहीं है ना। 1 एलिमिनेट हो गया, तो शेखर बंदोपाध्याय तो चले गए, उनकी तो जरूरत ही नहीं है। क्यों पूछिए? क्योंकि आपको पता है कि 1 रॉन्ग है। ये तो आपको एनसीईआरटी ने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये रॉन्ग है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और 3 तो दोनों में कॉमन है, तो शेखर बंदोपाध्याय की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। अरे चीज़ें ईजी हैं, आपको लग रहा होगा इतनी ईजी क्यों है? इतनी ही ईजी हैं चीज़ें। ये चला गया, अब आपको बस ये देखना है कि 2 सही होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एक ट्रिक देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? बनियन, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा सा भी अगर कास्ट सिस्टम जानते हैं तो बनिया का काम क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ के लिए थी? बिजनेस के लिए थी। उसका जो एजेंट होगा एक तरह से बनिया का काम कर रहा, तो उसका नाम बनियन पड़ गया। आप तो आ जाओगे राइट आंसर पे 2, 3। एक और ट्रिक दे रहा हूँ। जब ऐसे स्ट्रॉन्ग, बहुत कन्फ्यूजिंग, डीप वर्ड्स दिए हुए हैं 2, 3, तो जनरली जब ऐसा ऑप्शन बचेगा कि ओनली 1 रॉन्ग, ओनली 1 राइट एंड मोर देन 1 राइट, 2 and 3, जैसे यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, ऐसे में यूपीएससी जनरली आपको ऐसा ऑप्शन देगा जहाँ पे 2 सही होंगे। उस हिसाब से भी जाओगे तो 2 and 3 निकल के आ जाएगा और आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब ऐसा कन्फ्यूजन हो जाए ना, तो एक एलिमिनेशन हो जाता है, उसके बाद जब 2 बच जाते हैं ना, वो जनरली आपके सही होते हैं अगर क्वेश्चन हैवीली वर्ड है, और ये सारे हैवी वर्ड्स हैं। हैवी ड्राइवर बनोगे। क्वेश्चन नंबर 22 अब समझ गए ना? 2 and 3 दोनों। 3 देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 22 ये बोल रहे हैं विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। इसके भी कोई मतलब नहीं है रिलीजियस हिस्ट्री से, बस इतना जानना है कि भाई धर्म वगैरह से रिलेटेड है। स्थाविरावदिन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। फोकस पॉइंट अगेन, फोकस पॉइंट इस बार क्या है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और बुद्धिज्म में कौन सा फोकस पॉइंट होता है? हीनयान
महायान। हीनयान कौन सा है? ओल्डर स्कूल, शुरू वाला। महायान कौन सा है? न्यू स्कूल। हीनयान में मूर्ति पूजा? नो। महायान में मूर्ति पूजा यस, एकदम जो है पॉपुलर धर्म बन गया महायान में जाके, जिसमें सारे लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकें। वह पूरा अक्षत वगैरह जो सब कुछ मस्त वाला बुद्ध भगवान को पहनाने लगे, तो वो हो गया महायान। अब पहला टर्म यहाँ पे देखिए, स्थाविरावदिन्स बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म। आई नो इतनी आपकी संस्कृत स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन स्थाविर का मतलब क्या होता है आपको पता है? एल्डर। दैट्स इट, द ऑप्शन इज यहाँ पे सीधे सीधे एलिमिनेटेड। क्यों? एल्डर स्कूल सिस्टम कौन सा है? हीनयान है या महायान है? हीनयान पहले वाला है ना। हीनयान मतलब स्मॉलर व्हीकल और महायान मतलब बिगर व्हीकल, मेजर व्हीकल। हीनयान में कम लोग एड्रेस होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा जो थी इनर्शिया थी, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। महायान जो है बहुत लोगों को अपने अम्ब्रेला में ले लेता है। तो हीनयान एल्डर लोगों का हो गया ना, पहले वालों का हो गया। तो स्थाविर का मतलब ही जब एल्डर होता है तो वो महायान का पार्ट कैसे हो सकता है? वो तो हीनयान का होगा ना। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। स्थाविरावदिन्स क्या है? बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म। रॉन्ग, दे बिलोंग टू हीनयान बुद्धिज्म बिकॉज स्थाविरावदिन का मतलब ही होता है एल्डर स्कूल। लेकिन आपको तो संस्कृत का मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन इसको जब आप पढ़ेंगे स्थाविरावदिन को, ये सारा जो है आपको मिल जाएगा आपके नितिन सिंघानिया में, सारा मिल जाएगा। देखिए जो स्थूल बाहु थे और भद्र बाहु थे, तो स्थूल बाहु ने यहीं पे रह गए थे आपके मगध वाले एरिया में, स्थूल बाहु। तो वो उनका जो स्कूल है देखिए वहाँ पे भी स्थ लगा हुआ, वो भी एल्डर वगैरह से बना हुआ है। और मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि स्थूल मतलब एकदम फिक्स हो जाना अपनी प्लेस पे, क्योंकि वो रह गए थे। और जो भद्रबाहु थे वो चले गए थे कर्नाटक के एरिया में, उसके साथ चंद्रगुप्त भी चले गए थे। तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। स्थूल बाहु से मैं स्थाविरावदिन को याद रखता हूँ, एल्डर वालों को। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी पूरा नितिन सिंघानिया में मिल जाएगा। लेकिन हमने ये एलिमिनेट कर लिया समाओ कि स्थाविरावदिन दे बिलोंग टू हीनयान, क्योंकि वो स्थ आ गया तो मतलब वो हीनयान हो गया। अब ये एलिमिनेट कर लिया हमने 1, ठीक है, ये चला गया, ये हट गया। अब यहाँ पे बच गए 2 and 3 and 3 ओनली। एक मेरा ट्रिक लगाइए कि जब 3 स्टेटमेंट हैवी हों तो उसमें 2 ऑप्शन जहाँ पे सही की बात हो रही है वो सही होता, लगा दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा 2, 3, कुछ नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन इतना भी नहीं आपको होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिखी हुई हैं नितिन सिंघानिया में, तो पढ़ लीजिएगा। बुद्धिज्म जैनिज्म तो पढ़ना है, हर साल आता है। ठीक है, यहाँ पे लोकोत्तर विद्यावदिन वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, हम नहीं जानते हैं, पढ़ लेंगे। लेकिन ये देखिए, द डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकाज फोस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला और आपको नॉलेज दी कि महायान बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा करने लगे। यही होती है डेइटी बनाना, उनको डेइफिकेशन मतलब पूजा करना, अच्छा चढ़ाना, पूरा जो है मूर्ति पूजा कर लेना। पहले ना पीपल ट्री होता था, बोधि ट्री होती थी, लेकिन उसके नीचे बुद्ध भगवान को नहीं दिखाते थे, मानते थे कि वो वैकेंट था स्पेस, है ना, मतलब फिजिकली वैकेंट, बुद्ध भगवान को दिखाते नहीं थे। फिर बाद में दिखाने लगे, डेइफिकेशन होने लगा, पूजा होने लगी। ये महायान में ही हुआ था ना। ये तो इतना पता है। तो स्टेटमेंट के 2 पार्ट तो आपको सही हो गए, 2 पार्ट में एक तो सही हो गया, डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकाज फोस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। नाउ थोड़ा सा वर्ड देखिए ना, महायान में भी महासंघिकाज में भी महा। तो जो संघ में लोग रहते थे, जो महायान के बुद्धिज्म के संघ के जो लोग थे, या कहिए कि संघ के लोग जो थे, जो महासंघिकाज थे, जो महायान बुद्धिज्म में बिलोंग करते थे, उन्होंने मूर्ति पूजा करनी शुरू की, उससे महायान बुद्धिज्म बना। तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। ब्रेक करके देखिए ना, बुद्ध भगवान की मूर्ति पूजा वगैरह करना, डेइफिकेशन करना महासंघिका द्वारा लोगों के द्वारा हुआ, और उससे महायान बुद्धिज्म जो है और आगे पला बढ़ा। वेरी इजी ना। तो 3 तो सही होना ही था, तो फिर कंफ्यूजन कहाँ था? 1 हटा ही दिया था हमने, तो 3 सही होना ही था। तो 3 तो चलिए, अच्छा 3 कॉमन है, तो 2 जानना पड़ेगा भाई। लेकिन मेरे टेक्निक पे चले जाइए, जब हैवी हों स्टेटमेंट्स तो आपके अगर 1 सही वाला हो और 2 सही वाला हो तो जनरली 2 सही वाला सही देते हैं, ताकि आपका काम आसान रहे। वो भी तो इंसान है यार, बनाने वाले हैं। तो आप नितिन सिंघानिया से पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक 22, चलें 23 पे। मेरी उम्र के बराबर का क्वेश्चन आ गया है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्लियरली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इसमें 2-3 चीज़ें ब्रेक करके देखिए। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और कब पीरियड बता रहा है? फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी।
19th सेंचुरी फर्स्ट हाफ मतलब कि 1800 से लेके 1850s की बात हो रही है लगभग, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, और इंडिया पे इम्पैक्ट पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग इंडिया में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तो बात थी नहीं। सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इंग्लैंड को इससे बहुत फ़ायदा हुआ था क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब था कि स्टीम इंजन बनने लगे थे, तो जिससे पावर बन जाता था, पार, ठीक है। उसके अलावा असेंबली लाइन वगैरह डेवलप होने लगी थी, एक बार में ढेर सारी चीज़ें प्रोड्यूस होने लगे। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ, क्वेश्चन से हमने डिराइव कर लिया कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था। आप खुद सोचिए, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन इंग्लैंड तो एक छोटी सी कंट्री है, तो कोई भी चीज़ बनानी होती है, कॉटन के कपड़े बनाने हो, मैनचेस्टर बनाना हो, लिवरपूल का साल्ट बनाना, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल तो ब्रिटिश कॉलोनीज से आएगा। तो यहाँ से हमने लॉजिक क्या डिराइव किया, रॉ मटेरियल इंडिया से जा रहा था। इंडिया से क्या रॉ मटेरियल जा रहा होगा, चावल वगैरह जा रहा होगा, हो सकता है, ठीक। लेकिन कॉटन का हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ ये तो जाता था, ठीक है। इसके पहले आपको पता है, ब्रिटिश के पहले 1850s की बात हो रही है ना, 1850s की बात हो रही, तो 1700 वाली जो सेंचुरी थी, 1800 वाली जो थी, उसमें क्या हो रहा था, मुगल वगैरह थे। तो इंडिया का सारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह जो था मुगल कोर्ट के लिए काम वाम करता था, थोड़ा बहुत नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, उनसे वहाँ की इनकम आती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बन गया वहाँ पे इंग्लैंड में, पावर बनने लगा वहाँ पे स्टीम से, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया, और हमारी क्या कंट्री बन गई, हमारी कंट्री क्या बन गई, रॉ मटेरियल की एक्सपोर्टर बन गई और प्रोड्यूस्ड गुड की इम्पोर्टर बन गई। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे है इंग्लैंड और यहाँ पे है इंडिया। इंडिया में तो मशीन है नहीं, तो हम तो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उगा तो सकते हैं, तो कॉटन वगैरह रॉ मटेरियल उगा सकते हैं, है ना। और इंग्लैंड में तो मशीन बन गई, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, हमारा रॉ मटेरियल वहाँ भिजवा देंगे, और इंग्लैंड से जो बन जाएगा प्रोडक्ट, उसको मार्केट तो चाहिए, छोटी सी कंट्री है, वो मार्केट हमारे यहाँ आ जाएगी। तो हमारे जो लोकल वीवर्स हैं, जो कॉटन पे हैंडलूम से काम करते थे, आज भी करते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है, आज भी करते हैं, आज तक भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ। जो हैंडलूम से काम करते थे, चरखा चलाते थे, उनकी तो पूरी इकॉनमी डूब गई। क्यों डूब गई? क्योंकि इंग्लैंड में तो बड़ी बड़ी मशीन से सस्ते में बन रहा है, अब यहाँ से 5 रुपये में बन जा रहा है, हाथ से बनाने में खर्चा 20 रुपीज़ का लग रहा था। तो क्या करेंगे बेचारे, यहाँ का रॉ मटेरियल सारा इंग्लैंड चला जाएगा, वहाँ से 5 रुपये में मशीन से, वो पार लूम बोलते थे उसको, जो पार से चलती थी, एक ही बार में ढेर सारा प्रोडक्शन, हाथ लगाना ही नहीं पड़ता, उससे वीविंग हो जाएगी, कपड़ा बन जाएगा, और कपड़ा कहाँ बिकेगा, प्रोडक्शन होके कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा। लेकिन इंडिया में आएगा तो 5 रुपये का सामान है, ठीक है, हो सकता है ट्रांसपोर्ट करते करते उसकी कीमत 10 रुपीज़ हो जाए, और इंडिया का कोई हैंडीक्राफ्ट वर्कर, हैंडलूम वर्कर फिर भी कोशिश करे कि वो 10 रुपये का सामान बना दे, तो फिर तो इंग्लैंड वाला कोई नहीं लेगा, है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कस्टम ड्यूटी लगा दे इंग्लैंड की, इंडिया में सामान आने से पहले उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा 10 रुपये का, तो कीमत हो जाएगी 20 रुपये, तो फिर तो इंडिया वाला फिर से सस्ता हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंग्लैंड से जो सामान आएगा प्रोडक्शन होकर, इंग्लैंड वाले क्या करेंगे, इस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ताकि 5 रुपये का सामान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचते पहुँचते 10 रुपये का हो, और इंडिया के लोगों को फॉरेन का मटेरियल सस्ता दिखे और वो उसको खरीद ले इंडियन मटेरियल की जगह, दैट मीन्स इंडियन प्रोड्यूस की जगह जो हाथों से बना हुआ हैंडीक्राफ्ट है, उसको छोड़ के वो पावर क्राफ्ट वाली चीज़ें लेने लगे। और जो रॉ मटेरियल इंडिया से जाएगा, है ना, वो बड़ा इजीली चला जाएगा सस्ते में इंग्लैंड, प्रोडक्शन होके जो आएगा वो भी सस्ते में आ जाएगा। लेकिन इंडिया का जो कोई प्रोडक्शन से बना हुआ चीज़ है, हैंडलूम से बना हुआ, तो उस पर हैवी ड्यूटी लग जाएगी। 5 रुपये का भी बना हुआ था, तो इंग्लैंड में पहुंचने से पहले उसकी कीमत 50 रुपये कर देंगे। तो जो रॉ मटेरियल आएगा सस्ते में ले लेंगे, इंडिया का जो प्रोड्यूस मटेरियल आएगा उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, इंग्लैंड से जो प्रोड्यूस मटेरियल आएगा उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इस तरह से इकॉनमी थी। और एक बात बताइए कि ब्रिटिश के टाइम पे क्या आपको लगता है कि जो इन्होंने रेलवे लाइन वगैरह लगाई थी पूरे कंट्री के हिंटरलैंड में लगाई थी, गांव-गांव में लगाया था, जैसा आज है रेलवे इंडिया का जाल वैसा लगाया था? नथिंग लाइक दैट। प्रेसिडेंसीज को कनेक्ट करने के लिए, मटेरियल और मेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑफिसर्स को इधर से उधर भेजने के लिए। सेम हैपेंड विद टेलीग्राफ ऑल्सो, है ना। इसके लिए भी ऐसे ही किया गया था कि उनकी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, आपको कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा रहा था। आपको तो चढ़ने भी नहीं देते थे ठीक से फर्स्ट क्लास वगैरह में। तो रेल का भी आया था, तो कब चुना आया था, ठाणे, मुंबई, दिल्ली ऐसे करके आया था, ताकि उनको सुविधा हो, आपके लिए नहीं था, लिमिटेड था। अब देखिए ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज रूइंड। ऑब्वियसली इंडियन हैंडीक्राफ्ट रूइंड हो गया, क्योंकि वो पावरलूम से बनता ही नहीं था, उसके पीछे मशीन थी ही नहीं, इंजन था ही नहीं, हाथ से बनाना पड़ता था।
तो हमारा महंगा बनता था, और वहाँ से प्रोड्यूस होके आता था कंट्री में सस्ता, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते थे, सस्ते में हमें दे देते थे, तो इंडिया वाले को कोई खरीदेगा नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे मुगल कोर्ट वगैरह तो सारे ख़त्म हो गए, तो फिर उनको खरीदेगा कौन महंगे में, नॉर्मल जनता तो गरीब है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी देख लेते हैं, मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर। आज भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ लार्ज नंबर में मशीन इंट्रोड्यूस। आज भी बनारस में हैंडलूम चल रहा है भाई, ये कहाँ से, कुछ नहीं हुआ ऐसा। रेलवे लाइन्स वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नथिंग लाइक दैट भाई, मिनिमम, एकदम मिनिमम। हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज, अच्छा, ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। भाई भाई भाई, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स मतलब रॉ मटेरियल नहीं, ब्रिटिश से जो सामान बन के मैन्युफैक्चर होके उस पर हमारी कंट्री में, इंडिया में हैवी इंपोर्ट ड्यूटी अगर लगा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट नहीं, हमारे प्रोडक्शन बाहर जाएगा तो उस पर लग जाएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी, और इंग्लैंड पहुंचेगा तो वहाँ पे फिर से इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा, ताकि हमारा महंगा हो जाए सामान। इंडिया में जो बाहर से सामान आ रहा है ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर का, उस पर कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगाते थे, ड्यूटी फ्री आराम से अंदर आए। 5 रुपये का है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत 10 रुपीज़ हो, और इंडियन लोगों को सस्ता लगे और वहाँ का वो सामान खरीदे और इंडिया एक अच्छा मार्केट बने। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रिलेटेड भी है। कैसे रिलेटेड है? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज रूइंड। और अगर यहाँ पे चेंज कर देते कि हैवी ड्यूटीज़ की जगह बोल देते कि नो ड्यूटी या मिनिमल ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, तो ये स्टेटमेंट साथ साथ चले जाते, फिर दोनों सही हो जाते हैं। आपको पता है, नो ड्यूटी और मिनिमम ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, ताकि यहाँ पे सस्ते में सामान आ सके, तो ये बात सही थी, तो ये भी सही हो जाता, ये भी सही हो जाता। लेकिन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स रूइन इसलिए हुआ था कि वन ऑफ द फैक्टर्स वाज दिस, हैवी ड्यूटी मतलब लो ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। तो हैवी ड्यूटी कहाँ से? वो अपना सामान महंगा करके यहाँ पे बेचेंगे, महंगा करके बेचेंगे तो कौन लेगा? फिर तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाला सस्ता पड़ जाएगा। तो ये रॉन्ग, ये राइट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मज़ा आया ना आपको? मुझे भी बहुत मज़ा आया। खैर, क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और आप पढ़ते हैं क्या यहाँ पे, किंग भोज, प्रतिहार, पल्लव, महेंद्र वर्मन, चोला, परंतका, पाला, बाप रे बाप। मुझे तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। कम से कम 2 ऑप्शन पे आप आराम से डिराइव करके आ सकते थे। मैं बताता हूँ क्यों। अब इतना तो आपको पता है कि आप लोगों को, सब लोगों को और कुछ नहीं भाई, तो कम से कम पल्लव और चोल डायनेस्टी तो पढ़नी है ना। पढ़े उतना, कम से कम जिसने इस्टेब्लिश किया था वो तो पढ़ लो यार, इतना तो कर लो। तमिलनाडु पढ़ेंगे तो अच्छे से टाइमलाइन दी हुई है, बताया हुआ है कि पल्लव डायनेस्टी को काफ़ी पहले 600-700 एडी में महेंद्र वर्मन वन ने इस्टेब्लिश किया था, और चोला एम्पायर को मेडिवल के टाइम पे और एंशिएंट के ट्रांजिशन के टाइम पे परंतका वन ने इस्टेब्लिश किया था। ये किया था 900 समथिंग में। तो हम इतना जानते हैं कि भाई पल्लव पहले आए थे, और ये नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो ये सोचो ना, चोल किंगडम के कितने टेम्पल आज तक भी हैं, बृहदरेश्वरा हो, कितने सारे हैं चोल किंगडम के, उनकी बल्कि ब्रास वगैरह वाली जो टेक्निक थी बनाने की वो आज भी चल रही है। लेकिन पल्लव किंगडम तो इनफैक्ट सीतानवसाल केव्स जो हैं वो पल्लव ने बनाए थे, वो पहाड़ियों को काट के। और टेम्पल आर्किटेक्चर धीरे धीरे डेवलप होता है, जहाँ पे आप खुद से क्रिएट करते हो पत्थर ला ला के, वो चोल किंगडम ने किया था। पल्लव डायनेस्टी ने शुरुआत की थी पहाड़ियों को काट के। तो दिमाग में ये होना चाहिए ना कि पल्लव पहले आए, चोल बाद में आए। चोल का हालांकि एक संगम के टाइम का भी चलता है, लेकिन ये उन्होंने परंतका वन दे के आपको बता दिया है कि ये बात हो रही है 900 समथिंग की। इतना आप श्योर हैं कि 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है? पल्लव के बाद चोल आएंगे, इतना तो आप श्योर है। 2 के बाद 3 आएगा। कौन से ऑप्शन में 2 के बाद 3? एक बार देखिए जरा। ए में है, यस। बी में है क्या 2 के बाद 3? नहीं, 3 के बाद 2 है, ये नहीं हो सकता। सी में देखिए 2 के बाद 3 है, हाँ ये हो सकता है। इसमें देखिए 2 के बाद 3 नहीं है, 3 के बाद 2 है, तो ये नहीं हो सकता। तो 2 तो एलिमिनेट कर लिया। अब जैसे ही 50-50 हो गया तो मार्क तो करके आना है, लेकिन कौन सा मार्क करें? यहाँ पे नॉलेज की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए एक बार ज़रा कैसे सीधे सीधे रिवर्स कर दिया। 2 के बाद 3 तो यहाँ भी है, 2 के बाद 3 यहाँ भी है। चेंज हुआ है 1-4 में और 4-1 में। मतलब आपको अब यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्रतिहार और पाल में पहले कौन बाद कौन। और ये बिल्कुल प्रतिहार पाल बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट एक टाइम पे थे, बल्कि एक इंडिया में चल रहा था कन्नौज ट्रायंगल। कन्नौज ट्रायंगल में नीचे से राष्ट्रकूट, ईस्टर्न साइड से पाल और वेस्टर्न साइड से गुर्जर प्रतिहार। ये लोग लड़ाई कर रहे थे कन्नौज के लिए, क्योंकि कन्नौज एक बहुत अच्छा मतलब
एडमिनिस्ट्रेशन करने की जगह थी नदियों के किनारे, यहाँ पे ऐसे दिखाऊं क्या? ये सारी इमेज तो दी हुई है सारे बुक में, एनसीईआरटी में और तमिलनाडु में। ये है कन्नौज ट्रायंगल, देखिए ये गुर्जर प्रतिहार्स हैं, ये पालाज हैं और ये राष्ट्रकूटाज हैं। तीनों लड़े रहे थे इस जगह के लिए, कन्नौज के लिए, इसी को बोलते हैं कन्नौज ट्रायंगल। ये हो रहा था 750 से 900 एडी के बीच में लड़ाई चल रही थी ये। तो कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहार और पालाज जो थे वो मतलब एक साथ कंटेम्प्रेरी भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट किया है कि गुर्जर प्रतिहार में आपको किंग भोज का एक नाम दे दिया, उससे तुलना करनी है, और पालाज में आपको उसका इस्टेब्लिश जो किया था धर्मपाल ने, उससे तुलना करने को बोला है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो आप एस्टिमेट करके आंसर निकाल लेंगे, और वो आंसर रहेगा सी 2413। दैट मीन्स कि सबसे पहले पल्लव डायनेस्टी महेंद्र वर्मन वन वाली, उसके बाद आपकी आएगी पालाज धर्मपाल की। धर्मपाल आगे भी कई और राजा होते हैं, कई चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं वो लोग बुद्धिज़्म वगैरह के लिए। उसके बाद फिर आएगा वन, दैट इज़ की राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग भोज। किंग भोज को आपको पढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और लास्ट में आपका आएगा चोला एम्पायर, जो कि 900 समथिंग की बात आ जाएगी, काफ़ी लेटर की बात होगी। आप खुद देखिए ना, अभी थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा वो कन्नौज ट्रायंगल, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कन्नौज ट्रायंगल की जो लड़ाई हो रही थी 750 से 900 तक हो रही थी, ओके। और उसमें पालाज इन्वॉल्व थे, पालाज को इस्टेब्लिश किया था किसने? धर्मपाल ने। तो कहीं कहीं धर्मपाल जो है 750 के अराउंड हो जाएंगे। और ये जो आ रहे हैं आपके चोल यहाँ पे लास्ट में प्रतिहार वाले, सॉरी मतलब परंतक वाले चोल, तो वो तो 900 समथिंग में आ रहे हैं। इतना तो हमें पता ही है कि भाई चोल किंगडम जो है वो कम से कम पालाज के तो बाद ही बना होगा। तो एक और लाइन हमने यहाँ पे सीख ली, क्या 2 के बाद 3 आएगा, ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन हमने ये भी पढ़ लिया है कि चोल के पहले पालाज आएंगे, तो 4 इस बीच में कहीं आएगा। लेकिन ये ऑप्शन आपके दोनों जगह है, ए और सी में। तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन जो होगा नॉलेज से होगा, और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रतिहार किंग भोज की नॉलेज चाहिए कि वो पहले थे कि आपके पाल डायनेस्टी के गोपाल पहले, धर्मपाल मैंने बोल दिया, गोपाल सॉरी, इस्टेब्लिश किया था गोपाल ने। ऐसे है, तो फिर फाइनली आपका आंसर थोड़ा नॉलेज से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी मच, इसको आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। बोल रहे हैं कि हुंडी जो है पोस्ट हर्षा पीरियड में, जो हर्षवर्धन रूलर थे वो भी कन्नौज वगैरह से रूल करते थे, तो हर्षवर्धन के बाद जो एक टर्म आया था इंडियन हिस्ट्री में हुंडी, उसका मीनिंग क्या था? आज भी गुल्लक वगैरह का नाम कई लोग हुंडी बोलते हैं ना, हुंडी। और ये आपको हुंडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। ये हुंडी श्री राम IAS की बुक में एक बड़ा सा पैराग्राफ मिल जाएगा। ये हुंडी आपको मुरनाल के लेक्चर में भी मिल जाएगा, और जो लोग कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पढ़ते हैं NCERT के, तो उनको भी हुंडी मिल जाता है बड़े अच्छे से। तो हुंडी कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड लगती है। हुंडी जो है आपके गुल्लक वगैरह से रिलेटेड होती है, और वही उसी तरह का कॉन्सेप्ट भी है। तो आप जब मनी से रिलेट करेंगे तो बस एक ऑप्शन है यहाँ पर, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरह से आंसर आता है, बाकी PYQ करें तो वहाँ से भी आ जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 ये क्या है? विथ रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाई शाखाराम गणेश देवस्कर ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, मैं आपके लिए ब्रेक करूँगा इन्फॉर्मेशन और आपको बताऊँगा कि कैसे नॉलेज काम करती है। आप एक चीज़ सोचिए, कॉमन सेंस नॉलेज। ये देशेर कथा मतलब कि देश की कथा है ना, देश की कहानी। ये क्या वर्ड है? बंगाली है, मराठी है, क्या वर्ड है? बंगाली है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, शाखाराम गणेश देवस्कर। ये देवस्कर सरनेम कहाँ का है? CID वगैरह देखा, थोड़ा बहुत मूवी देखी है मराठी। नाउ थर्ड थिंग इज फ्रीडम स्ट्रगल के, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक किताब लिखी गई जिसके ऑथर मराठी हैं, बुक बंगाली में है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछिए। आज तक हमने नहीं सुना था देशेर कथा, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन हमें इतना पता है कि देशेर कथा बंगाली में लिखी गई है, ऑथर मराठी है, और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखी गई। ओके, मुझे कॉमन सेंस ये बताइए, जब आप इन ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कन्क्वेस्ट ऑफ माइंड। जब फ्रीडम स्ट्रगल दे ही दिया, देशेर कथा देश की दुर्दशा, देश की कथा बात दे ही दी, तो ऑब्वियसली वो कॉलोनियल स्टेट जो है उसका जो कन्क्वेस्ट ऑफ माइंड है इंडियन पॉपुलेशन पे, उसके बारे में तो होगा ना। अरे इकोनॉमिक्स की बात भी होगी उसमें, सोशल एक्सप्लोइटेशन की भी बात होगी, लेकिन कन्क्वेस्ट ऑफ द इंडियन माइंड की बात तो कहीं ना कहीं ये कंपोनेंट रहेगा ही ना, वार्न तो करेगा ना उसके बारे में। तो ये तो एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि सही होना ही है। फ्रीडम स्ट्रगल की कोई किताब है तो सपोर्ट में तो नहीं होगी, जब देशेर कथा बोल दिया तो देश की कथा तो सपोर्ट में तो नहीं होगी, तो वार नहीं करेगा ना कॉलोनियल कन्क्वेस्ट के बारे में, मेंटल हो या फिजिकल हो, जैसा भी हो, ये तो निकलेगा ही सही। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए,
इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग। नाउ एक फ्रीडम स्ट्रगल पे किताब लिखी गई है, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उसको लिख रहे हैं एक मराठी बंगाल के बारे में, देशेर कथा। जब वो बंगाल के बारे मतलब बंगाली में लिख रहे हैं, तो यार वो आपके स्वदेशी मूवमेंट के क्या लिखा हुआ, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग। कोई भी किताब, कोई भी कविता, कोई भी नॉवेल खुद सोचिए उस टाइम पे लिखा गया जो आपके फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट की खराबियों के बारे में है, देशेर कथा, देश की दुर्दशा पे चर्चा करता है। तो जब स्वदेशी मूवमेंट में कहीं प्लेस हो रहा होगा तो कहीं तो उसका यूज़ हुआ होगा ना इस किताब का। नील दर्पण का भी हुआ था। सारी ऐसी अच्छी किताबों का जो ब्रिटिश के खिलाफ थे, कहीं ना कहीं किसी प्लेस में इंस्पायरेशन तो मिली होगी। तो ये भी एक जेनरिक टर्म है, ये सही होना ही है। अब यहाँ मैं आपको चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपको मेंटल लेवल को अलग लेवल पे चलते हैं लेके 1 और 2 हम श्योर हैं कि ये जेनरिक टर्म है, ये तो सही होना है। तो हम जानते हैं कि ए भी सही हो सकता है, लेकिन 2 और 3 में 1 नहीं है तो ये तो पक्का गलत है। 1 और 3 में भी 2 नहीं है तो ये पक्का गलत है। नाउ वी आर स्टक, 1 2 सही है या 1 2 3 सही है। ऑल्सो 1 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डाउट देता है कि ए और डी सही हो सकता है। ये सब तरीके हैं सोचने के, तो आपका डाउट सही निकलेगा। नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड कि इसमें 3 भी होगा कि 3 नहीं होगा। आप एक बात सोचिए, सारे स्टेटमेंट सही होंगे कि सारे स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, ये पूछ रहा है। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ओनली वन स्टेटमेंट, द यूज ऑफ देश बाय देवस्कर वाज इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। नाउ अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द पेपर सेटर और यूपीएससी। एक बहुत बड़े, भले आप न जानते हो, एक बहुत बड़े ऑथर के बारे में बात हो रही है जिनकी इज्जत आज 200 साल बाद है, उसके 200 साल बाद है, और उनके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन डाला हुआ है। और क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट ये है कि इनकी जो किताब थी ना, बस वो बंगाल से ही रिलेट करती थी, नेशन से रिलेट नहीं करती थी। उनका देशेर कथा मतलब कि बंगालेर कथा था, खाली बंगाल के बारे में बातें थी। क्या लगता है आपको यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन डालेगा? बंगाल के बारे में एक ऑथर ने लिखा है, वो आपको वहाँ पे प्रूव करके बताएगा कि हाँ हाँ खाली बंगाल के बारे में लिखा था। बी वेरी ब्रॉड माइंडेड, पेपर सेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कहीं ना कहीं वो ऐसा स्टेटमेंट डालेगा जिनसे उनकी इज्जत बढ़ेगी या मेंटेन रहेगी। इज्जत की बात नहीं है, वो खाली रीजन के बारे में भी हो सकती थी, लेकिन उनको ब्रॉड लेवल पे लेके जाएगा यूपीएससी अगर मेंशन कर रहा तो, ताकि आप जानो उनके बारे में। तो ऑब्वियसली यार यहाँ पे जो उन्होंने देश वर्ड यूज़ किया था ना, पूरे कंट्री के लिए यूज़ किया था, बंगाली में लिखा तो क्या हुआ। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर 1 2 है, आप यहाँ पे मार्क किया हुआ देख रहे हैं, ये गलत है। आंसर 1 2 है। प्रोबेबली आप ये समझ रहे हो मेंटल सेटअप को ना। कोई भी ऑथर के बारे में चीज़ लिखी जा रही है तो उनको इज्जत दी जाएगी, उनको और बड़ा प्रोजेक्ट किया जाएगा, बराबर प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि नहीं उनकी देशेर कथा बस बंगाली लोगों से रिलेट करती थी, बाकी से कोई मतलब नहीं था, बाकी फ्रीडम स्ट्रगल खाली बंगाली लोगों पे लिखी हुई थी। नहीं देगा ना ऐसा स्टेटमेंट। और यहाँ पे क्या लिखा है, देश बाई देवस्कर वाज इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। एंटायर कंट्री की बात की थी, इसलिए ये 1 2 3 नहीं होगा क्योंकि 3 यहाँ पे रॉन्ग है। और अगर आपको ये पता होता तो बाकी सारे जगह, और देखिए ना आपको ट्रिक करने के लिए दिया भी है, 3 3 3 हर जगह डाल दिया ताकि आप तो इतना मान लें कि नहीं बंगाली में लिखा तो खाली बंगाल के लिए होगा, काट दीजिए पूरा। ठीक है, आंसर आ गया। अब चले हम आगे 27 पे। द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट। तो गांधी जी जेल में थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात थी, नमक बनाने के बाद। तो उसके बाद इरविन जो थोड़े शांत थे तो चाहते थे कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाए, सबको पता मॉडर्न हिस्ट्री से। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। गांधी जी जेल से निकले थे, सेकेंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट के बाद जेल से निकले थे, सेकंड में पार्टिसिपेट किया था, खाली हाथ आए थे, तो थर्ड वाले में फिर से नहीं गए थे। तो फर्स्ट में नहीं गए थे, थर्ड में नहीं गए थे, सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। बाकी कई लोग थे जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता। तो उस पैक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड था। एक तो आपको ये पता होगा कि भगत सिंह वगैरह को फांसी लग गई थी, तो जो जिन लोगों को उन्होंने बोला था कि मतलब जिन लोगों ने वायलेंस किया था उनको जो है रिलीज नहीं किया गया। अगर जिन लोगों ने वायलेंस किया था उनको रिलीज कर दिया जाता, अगर जिन लोगों ने वायलेंस किया था उनको रिलीज कर दिया जाता, तो भगत सिंह को भी रिलीज कर दिया जाता ना। और इसीलिए तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे कि ऐसे वीर लोगों को फांसी लगी और फिर भी आप लोगों ने ये पैक्ट कर लिया, गांधी इरविन पैक्ट ऑफ, और आप जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले गए। तो इसीलिए गांधी जी को काली झंडी दिखाई गई थी, और आज भी कई लोग इस बात की निंदा करते हैं। तो जो लोग वायलेंस में जिन लोगों पे चार्ज था उनको रिलीज नहीं किया गया था, जिन लोगों ने वायलेंस नहीं किया था, ऐसे ही प्रोटेस्ट किया था, उनको रिलीज किया गया था। दूसरी बात, ब्रिटिश इतने भी कमज़ोर नहीं थे, उन्होंने बोला कि हम कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, पुलिस ने डंडे लगाए, गोली चलाई, ये सब इंक्वायरी नहीं होगी।
ठीक है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हम उनको रिलीज कर देंगे, जिन लोगों पे वायलेंस के चार्जेज हैं हम उनको रिलीज नहीं करेंगे। भगत सिंह को फांसी लगेगी और लगी, गांधी जी नहीं बचा पाए, वो पैक्ट करके बाहर आ गए और उन्होंने राउंड टेबल में पार्टिसिपेट कर लिया। तो पूछ रहे थे गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन, ऑब्वियसली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेकंड वाले में गए थे, तो ये तो पक्का सही होगा। अब ये सही होते एलिमिनेशन का काम स्टार्ट हो जाता है आपका मेंटल। कैसे स्टार्ट हो जाता है, जहाँ जहाँ पे 1 नहीं होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। तो 3C में 1 नहीं है, D में 1 नहीं है, ये दोनों तो चलेगा भाई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुआ था, हर कोई जानता है सेकंड वाले में। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, एक में है A में है 1 ओनली और B में है 1 2 4 तीनों। यहीं पे फिर से आप वो ट्रिक अप्लाई करिए कि जब बहुत सारे स्टेटमेंट हों तो जहाँ पे ज़्यादा स्टेटमेंट हों उसके सही होने के चांसेस हैं। लास्ट वाला भी मैंने आपको ट्रिक बताया कैसे है, हर जगह आपको एक थर्ड वाला स्टेटमेंट डाल दिया गया था, देवस्कर वाला, कि वो देश शेर का था बस बंगाल के लिए थी, जानबूझ के 3 जगह डाल दिया गया था कि बंगाली में लिखा हुआ तो जरूर बंगाल के लिए होगी, आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट यहाँ पे देखिए एक जगह 1 है, एक जगह 1 2 4 है। चलिए हम उस लॉजिक को नहीं अप्लाई करते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट राइट होने की बात हो रही है। जब दो जगह आप अटक जाएं तो फिर मल्टीपल वाले की बात हो रही है, हम उस लॉजिक को नहीं अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं, तो 1 तो कॉमन है, अब तो 1 तो प्रूव हो गया कि पहले ही कि भाई नहीं ये सही, तो हमें क्या देखना, 2 और 4 को देखना है। दैट मीन्स कि 3 भी हमारा रॉन्ग हो गया। क्या था ये 3, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस। ये तो मैंने आपको बोला पुलिस एक्सेस वगैरह में गांधी जी इंक्वायरी करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। 3 रॉन्ग है। नाउ वी आर कंफ्यूज अबाउट 2 4, बट वी नो दैट कि 2 4 में से कोई एक भी सही होगा तो वी विल कम एट द राइट आंसर। तो पहले 2 देखते हैं, विड्रावल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये हम नहीं जानते, ये एक ऐसी नॉलेज है तो बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी कि कोई ऑर्डिनेंस आया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रही थी ना उसको दबाने के लिए ऑर्डिनेंस आया था, तो क्या उन्होंने विड्रॉ की बात की थी? ऑब्वियसली सिविल डिसोबीडियंस खत्म करने की बात हो रही थी, शांति हो रही थी, तो ऑर्डिनेंस तो ऑब्वियसली विड्रॉ किया होगा ना, वेरी लॉजिकल, तो ऐसे तो आप पहुंच जाओगे। बट 4 देखिए, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। ऑब्वियस है भाई, भगत सिंह को फांसी मिल रही है तो बाकी रिलीज कर रहे हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर को ही ना, जिन्होंने वायलेंस नहीं किया, कोई चार्ज उस पर वायलेंस का नहीं है। 4 सही है, 1 2 4 सारा सही है। होप इट इज़ वेरी क्लियर। अब ये देखिए 28 नंबर, ये कैसे सॉल्व होगा? ये इससे सॉल्व होगा कि जो हम नहीं जानते हैं तो वो रॉन्ग है, वो जो हम नहीं जानते हैं वो सही है। कैसे देखिए, विट्ठल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन इन ए वे कि आपको जो नहीं पता है वही राइट आंसर। वो क्यों राइट आंसर है कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ते हो, उनकी किताबों के बारे में पढ़ते हो, कौन कौन सा उन्होंने किताब लिखा, अच्छे से पढ़ते हो तो उनके बारे में आपको पता है। और आपने कहीं भी उसमें विट्ठल विंध्वंसक नहीं सुना, ठीक है? विट्ठल विंध्वंसक कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के वो बात हो रही है सेक्ट से, तो उनके बारे में कहीं ना कहीं आपने सुना नहीं है। तो विट्ठल विंध्वंसक ये भी है, देखिए कि ये मराठी होगा, इतना तो पता है। बाकी हालांकि हर कोई मराठी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, भीमराव अम्बेडकर तो रिलेटेड ही हैं, ज्योतिबा फूले भी हैं, वालंकर भी हैं, ये सारे सरनेम है। साथ ही साथ गांधी जी भी तो उस समय पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी गुजरात वगैरह वाली के आसपास ही थे, तो थोड़ा बहुत वो भी रिलेट कर लेंगे। लेकिन आप ये सोचिए, विट्ठल विंध्वंसक एक किताब है जो आपने सुनी नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पढ़ी, बट यू रेड अबाउट ज्योतिबा फूले, उनकी सारी किताबें आपने पढ़ रखी हैं, उसमें कहीं भी विट्ठल विंध्वंसक नहीं था। गांधी जी का विट्ठल विंध्वंसक, ये तो आप सीधे एलिमिनेट कर सकते थे कि भैया गांधी जी के बारे में तो इतनी किताबें सुनी, फलाना इंडिया, दैट इंडिया, दिस इंडिया, लेकिन कहीं विट्ठल विंध्वंसक तो नहीं सुना। क्या है? विध्वंसक, हाँ, विट्ठल विध्वंसक। तो गांधी जी का तो नहीं सुना, अम्बेडकर का तो नहीं सुना ऐसा। तो जो नहीं सुना आपको उसको एलिमिनेट कर दीजिए कि जिनके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा वहाँ तो नहीं सुना, तो जरूर जो जिनके बारे में जिनका नाम ही नहीं सुना शायद उन्होंने लिखा होगा, और वही राइट आंसर है। ऐसे भी होता है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुला वाप्य एंड द्रोण वाप्य डिनोट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, कुला वाप्य द्रोण वाप्य वर्ड हमने मान लीजिए कि नहीं सुना हुआ है, बट ऑप्शन देखिए, मेजरमेंट ऑफ लैंड, कॉइन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, रिलीजियस रिचुअल्स। अब 2 ऑप्शन में लैंड लग गया, बस हमें डाउट आ गया कि यूपीएससी जो है हमें इधर उधर घुमा रहा है, कहीं ना कहीं लैंड ही है। 2 तो लैंड वाले डाल दिए और फिर बाद में क्वाइन और रिलीजियस। क्वाइन तो हमने कभी सुना भी नहीं था, कुल वापे द्रोण वापे, तो ये आप एलिमिनेट कर लीजिए कि भाई 2 ऑप्शन में हमें कन्फ्यूजन है, या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। बट एक चीज़ देखिए, कुल वाप्य द्रोण वाप्य मेजरमेंट ऑफ लैंड है, नहीं तो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड है।
भैया एक बात बताइए, पहले तो ये हालांकि गुप्त पीरियड की बात हो रही है, वो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो आपको नहीं पता है, आज भी अर्बन लैंड का क्लासिफिकेशन पे हमारा फोकस नहीं है, राइट। अर्बन लैंड का क्लासिफिकेशन करके आप क्या करोगे? अर्बन लैंड में तो आपको घर बनाना है ना, जब इंडस्ट्री भी हालांकि अर्बन लैंड में नहीं होती। दिल्ली में आपने देखी है क्या मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री? बहुत ज़्यादा नहीं है। दिल्ली के लैंड का क्लासिफिकेशन किया गया है क्या? ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन कि ये उपजाऊ ज़मीन है ये? अरे क्लासिफिकेशन तो विलेजेज में किया जाता है ना, जहाँ से आपको उपजाऊ ज़मीन है। आप कहीं भी देख लीजिए, तमिलनाडु की हिस्ट्री देख लीजिए, आप देख लीजिए ये मुग़ल हिस्ट्री, पर्शियन हिस्ट्री, तो जो लैंड होती है जहाँ पे खेती की जाती है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अर्बन लैंड तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर होता है, वो डेंजर जो होता है, हजार्ड जोन होता है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा खतरा है ज़मीन डूबने का, यहाँ पे ज़्यादा है कि अंदर से आग लग जाएगी माइनिंग में, ये सब आज भी क्लासिफिकेशन होते हैं। अर्बन लैंड का कि कौन कितना फर्टाइल लैंड है, किस पे कितना टैक्स लगना चाहिए, क्यों होगा वो? तो समझ के बात को, अर्बन लैंड की क्लासिफिकेशन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली मेजरमेंट ऑफ लैंड की बात आ जाएगी कुलवा पे और द्रोणवा पे, ओके, और आपका इस तरह से आंसर निकल जाएगा। लॉजिकल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन? तो रूलर ने इंस्क्रिप्शन लिखवाया और क्या बोला? हुएवर प्रेजेज हिज रिलीजियस सेक्ट। तो वो इंस्क्रिप्शन लिखवाने की जैसे ही बात आ जाएगी तो फिर अशोक की बात आ जाएगी, ठीक है। हुएवर प्रेजेज हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट्स आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू, मतलब जो भी अपने सेक्ट की बहुत तारीफ करने लगे कि हम अपने वाले में बहुत डिवोटेड हैं और अपने आप को ग्लोरीफाई करने लगे, तो वो अपने ही सेक्ट को हार्म करता है। इतनी पीसफुल बात, इतनी अच्छी बात, तो कौन लिखवाएगा? हर्षवर्धन, कृष्णदेवराया, समुद्रगुप्त या अशोक? अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। समुद्रगुप्त के भी इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, हर्षवर्धन के भी मिल सकते हैं, कृष्णदेवराया के भी मिल सकते हैं। समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन में वो वीणा बजाने की उनकी इमेज वगैरह है, ठीक है। और अशोक के इंस्क्रिप्शन में हमेशा जो बात की जाती है, धम्म की बात की जाती है, शांति की बात की जाती है, पीस की बात की जाती है, एनिमल के प्रोटेक्शन की बात की जाती है, ह्यूमैनिटी की बात की जाती है। और ये इतने उच्च विचार कि अपने धर्म में इतना डिवोशन न हो जाए कि उसकी प्रशंसा करने से और बाकी को नीचा दिखाने के चक्कर में आप अपना हार्म करें। सम हाउ यू विल कम टू नो कि भाई अशोक एक सिंपल आंसर दिया हुआ है और बाकी सारे भी ऐसे दिए हुए जिनके कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन है, तो आप कंफ्यूज होते हैं, बट अशोक होगा। लॉजिकल डेरिवेशन है, इतनी बड़ी बातें जो हैं वो वहीं पे आपको मिलेंगी, इतना बड़ा पैराग्राफ है वो वहीं पे आपको मिलेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहे हैं? विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमिताज? परमिताज आ गया ना टर्म किस चीज़ का? मैंने बोला था ना पहले आपको फोकस की, बुद्धिज्म और जैनिज्म के टर्म भी फोकस पे होते हैं, चाहे वो बोधिसत्वा हो, परमिताज हो, डिफरेंट काइंड ऑफ बोधिसत्वाज हो, उनकी कोई मुद्रा हो। अब ये क्वेश्चन भी अगेन जो है परमिताज डायरेक्ट नितिन सिंघानिया से आया हुआ क्वेश्चन, अगर आप पढ़ के जाते तो आप मिस नहीं करते, एकदम मार्क करके चले आते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, सीधे एग्जाम में पहुंच गए मुंह हाथ धो के, तो वो क्या करें? वर्ड को ब्रेक करिए। परमिताज, इसका एक पार्ट आपको दिख रहा है, परम। अब परम मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, है ना, एक्सट्रीम, टॉप मोस्ट, राइट, आइडियल, परम उससे बना हुआ परमिताज, परम वर्ड से बना हुआ। तो यू समहाउ कैच दिस वर्ड इन एटाइमोलॉजी कि ये परम लगा हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम। परम की कंडीशन कब आती है देखते हैं। द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटेन इन फलाना स्टाइल, ये सूत्र स्टाइल, ये सब तो आपको पता भी नहीं है, चलिए पता नहीं हमें, नहीं तो देख लेते हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल तो आपको सारे पता हैं, योगा वगैरह जो आपने देखा है, मीमांसा वगैरह जो सुना है, तो ये सारे तो आपको पता है। वहाँ पे तो कहीं भी कोई फिलोसॉफिकल स्कूल नहीं था ऐसा परमिताज करके, तो आप कहाँ से फिर मतलब सुन के ये बैठे हैं? डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, उसमें से तो आपके बुद्धिज्म जैनिज्म के स्कूल आ जाएंगे, श्रमण स्कूल आ जाएगा, तो ये आजीविका सेक्ट आ जाएगा। ये तो कहीं नहीं था, परमिताज तो हमने सुना ही नहीं है कि कभी किताबों में, तो ये तो आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया, क्योंकि परम गिल्ड है वो, इसलिए परमिताज हैं। जहाँ भी ये परमिताज, इस तरह के बोधिसत्वाज, इस तरह के वर्ड होते हैं, कहीं कहीं पाली और संस्कृत से रिलेटेड होते हैं, वो साउथ इंडिया की बात नहीं आएगी भैया, ठीक है, वहाँ पे ऐसे वर्ड नहीं होते। तो ये तो आप एलिमिनेट कर गए आराम से। अब दो में कन्फ्यूज थे, अब खुद सोचिए क्या बोला आपको मैंने। परमिताज का मतलब क्या बोला मैंने? परम लगाया था, मैक्सिमम, परफेक्शन whose attainment led to the bodhisattva path, परफेक्शंस, ओके। आप में ऐसी परफेक्शन होना, इतना परम होना कि
परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। अगर ये सारे परफेक्शन ले लो आप, परमिताज हो जाए, तो फिर आपको जो है बोधिसत्व के पाथ पे आप चल पड़ोगे। परम से बना हुआ है, ईजी है ना, क्या करना है, पढ़ के तो जाना है, लेकिन कितना आराम से सॉल्व किया जा सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रकम बाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्स अराउंड। तो मैंने इस पर क्या किया था कि BBC का वीडियो आया था 5 मिनट का एग्जाम के कुछ दिनों पहले, तो मैंने पोस्ट कर दिया था अपने टेलीग्राम अभिनव सिंह ऑफिशियल पे। वो आ गया तो मैंने बोला कि देखो मैंने शेयर किया था तो वहाँ से आ गया। उसके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सारे चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन उससे रिलेटेड रखमाबाई का केस नहीं पढ़ोगे। और ये आपको प्लासी टू पार्टीशन या कहीं और मिल जाए तो उसके लिए किताब पढ़ने लगो, क्या ज़रूरत है, एलिमिनेट करते हैं ना। दोस्तों मैंने तो देख लिया कि प्लासी टू पार्टीशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। देखते हैं तो रखमाबाई केस जो है, रखमाबाई केस कब हुआ था? 1884 में। कांग्रेस बनने के 1 साल पहले इंडियन हिस्ट्री में एक चीज़ हुई थी, रखमाबाई केस। तो क्या था उसका टॉपिक? 3 ऑप्शन है हमारे पास, वीमेंस राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स मतलब कहीं ना कहीं शादी ब्याह से बात हो रही है। एज ऑफ कंसेंट ये भी शादी ब्याह से बात हो रही है। उस टाइम तो ऐसा लिव इन पार्टनर वगैरह का तो कॉन्सेप्ट नहीं था ना भाई, शादी की बात थी ना। एज ऑफ कंसेंट और जो है कॉन्जुगल राइट, शादी ब्याह रिलेशनशिप की बात हो रही है। और दूसरा गर्ल एजुकेशन की बात हो रही है। जब कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो तो उसमें कहीं ना कहीं 2 सही होते हैं ना, लगा दो आगे आंसर ठीक है। लेकिन एक और लॉजिक सोचो आप, राइट टू एजुकेशन, यार राइट टू एजुकेशन तो मतलब उस टाइम पे बात करना 1884 में, जब एजुकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं हो रहा था, है ना। उस समय पे पढ़ाई की कहाँ बात हो रही है, मेल के पढ़ाई की बात नहीं आ रही थी। वीमेन का राइट टू एजुकेशन आज डल रहा है, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट में वाजपेयी जी के टाइम पे, और आप बोल रहे हो कि वो 1884 में राइट टू एजुकेशन, वो भी वीमेन का। सपनों में ना जिए, ये कहीं से सही नहीं हो सकता। 2 और 3। और जब हैवी जो स्टेटमेंट हो तो कितना बोला आपको, हैवी स्टेटमेंट में क्या होता है, जब 2 वाले ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आंसर आ गया। खैर अब हम आगे चलते हैं। 33, इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको स्पेक्ट्रम अगर ध्यान से पढ़ेगा तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। इंडिया में इंडिगो कल्टिवेशन 20th सेंचुरी के शुरुआत में डिक्लाइन हो गया। तो 20th सेंचुरी के शुरुआत में मतलब क्या, बिहार में जैसे चंपारण सत्याग्रह, तो आपको लगेगा कि चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है अंग्रेज डर गए और इंडिगो कल्टिवेशन डिक्लाइन हो गया। बट फोकस क्या पूछा है, ये इन्होंने ये नहीं पूछा कि अंग्रेजों का डिक्लाइन हो गया, इंडिया में क्यों डिक्लाइन हो गया 20th सेंचुरी में इंडिगो कल्टिवेशन, ये पूछा है ना। ओवरऑल इंडिया में इंडियन फार्मर तो इंडिगो उगा सकते थे ना, महंगा महंगा बेच के पैसे कमा सकते थे, उन्होंने भी क्यों बंद कर दिया, अंग्रेजों ने भी क्यों बंद कर दिया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पेजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर। तो भैया तो प्लांटर का तो ऑपरेसिव कंडक्ट था कि वो आपसे ज़बरदस्ती इंडिगो की कल्टीवेशन करवाता था, आपसे सस्ते में लेता था, फिर वो अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा के उसको जो है वहाँ पे सस्ते में बाहर ले जाके कहीं कहीं अपने हिसाब से बेच देता था, उससे डाई बनाता था, वो तो उसका हित था ना। लेकिन इंडिगो तो हमेशा से कैश क्रॉप थी, इंडियन पॉपुलेशन तो चावल छोड़ के इंडिगो उगा सकता था ना कमाने के लिए। तो उससे क्या मतलब है पेजेंट का रेजिस्टेंस, वो पेजेंट का रेजिस्टेंस इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ नहीं था, वो ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स के खिलाफ था। अगर प्लांटर इनको पैसे देते या खुद से कर सकते थे ना इंडिगो की कल्टीवेशन, लेकिन वो भी क्यों नहीं हुई ये पूछा जा रहा। ठीक, कहीं ना कहीं प्रॉफिट की बात होगी, नुकसान चल रहा हो, वो नुकसान इसलिए नहीं कि अंग्रेज करवा रहे, तो आप खुद कर सकते थे ना। इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज न्यू इन्वेंशन, सिंथेटिक डाई आ गई थी जर्मनी वगैरह में। जैसे ही सिंथेटिक डाई आया तो आपका जो है इंडिगो का कल्टीवेशन महंगा पड़ने लगा। सिंथेटिक डाई कंपनी में फट 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 प्रोड्यूस हो रहा है, डिफरेंट केमिकल मिलाया जा रहा है, एकदम टह जो है नीला नीला कपड़ा बन रहा। तो क्या जरूरत है इंडिगो की, ये कारण था। नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द इंडिगो कल्टीवेशन, ये क्या फालतू स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्लांटर, हट, गवर्नमेंट कहाँ प्लांटर को कंट्रोल कर पाती थी, प्लांटर अपने हिसाब से चलता था, लठाई रखता था। ये सारे तो वेग स्टेटमेंट फालतू के डाले हुए हैं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन यही होता है क्योंकि आपने सुना है चंपारण सत्याग्रह, तो बोल देते कि ये यही कारण है, यही कारण है। भैया आपको पूछ रहा है कि इंडिया में क्यों डिक्लाइन हुआ, तो ये नहीं पूछ रहा है कि ब्रिटिश के कंट्रोल वाला या ब्रिटिश लठाइत या ब्रिटिश प्लांटर के कंट्रोल वाला क्यों कम हो गया, वो नहीं पूछा जा रहा। वो तो ज़्यादा वो लोग लेते थे, वो अलग बात है, वो खुद छोड़ के चले गए खेत वगैरह। लेकिन हमने भी क्यों बंद कर दिया, क्योंकि उस पर प्रॉफिट ही घट गई, सिंथेटिक डाई आ गया था। अब सिंथेटिक डाई का कैसे मुकाबला करें, पहले सारी चीज़ें आपके घर में क्या होती थी, वुड की होती थी ना चेयर, अब किस चीज़ की चल रही है, प्लास्टिक की, सिंथेटिक आ गया। उसी तरह इंडिगो भी नेचुरल की जगह ये वाला आ गया, सिंथेटिक वाला। ठीक, ये आंसर था। 33 के बाद हम क्या करेंगे, 34 करेंगे। 34 ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन नॉलेज का आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा।
वेलेस्ली ने इस्टेब्लिश किया था फोर्ट विलियम कलकत्ता में, क्यों? ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंडन टू डू सो। पूछा होगा, हमें क्या मतलब। ही वांटेड टू रिव्यू इंटरेस्ट इन द ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, हमें क्या पता। वेलेस्ली कॉलेज में सीधे सीधे जो है ब्रिटिश लोग जो आते थे सिविल सर्वेंट्स, उनकी इंडिया में ट्रेनिंग कराई जाती थी, इंडियन कल्चर बताया जाता था कि यहाँ पे ऐसे रूल करना है। ये स्पेक्ट्रम में आंसर मिल जाएगा आपको सीधे सीधे, इसमें कोई एलिमिनेशन की बात है ही नहीं। उल गुलान, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उल गुलान क्या है? ये तो हर कोई पढ़ता, 50 बार पढ़ता है। बिरसा मुंडा रिवोल्ट की बात हो रही है, मुंडा रिवोल्ट की बात हो रही है। जैसे ही बिरसा मुंडा देखें आप लगा दें उल गुलान, स्पेक्ट्रम में 50 जगह लिखा हुआ है। ओके 1857 के रिवोल्ट को उल गुलान बोलोगे, सुना है कभी? मैपिलिया रिवेलियन, हाँ, बिरसा मुंडा का रिवेलियन को उल गुलान बोला जाता है। स्पेक्ट्रम पे अच्छा खासा मुझे लगता है कि एक पेज इस पर डिवोट किया हुआ है। विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स और लिटरेचुआर ऑफ एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, और बोला जा रहा है कि क्या है एंशियंट इंडिया में सही। पाणिनि इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, हम नहीं जानते। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धन, कालिदास इज एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्ता। बचपन में 8वीं क्लास तक संस्कृत पढ़ी थी, रटा था कि जो चंद्रगुप्त 2 थे उन्हीं को पहले तो हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, गुप्त रूलर। चंद्रगुप्त 2 को हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न थे, और उनके नाम कैसे रटने आपको पता है? धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर पर, कालिदास, वराह मिहिर, वरुरुचि। धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर पर, कालिदास, वराह मिहिर, वरुरुचि, ये उनके 9 रत्न थे। बचपन से रटा बैठा हूँ। तो आप कालिदास एसोसिएटेड है चंद्रगुप्त 2 से, ये बात सही है। क्यों? धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, कालिदास, घटकर पर, वराह मिहिर, वरुरुचि। तो कालिदास तो थे 9 में, ये हम 3 जानते हैं कि सही है। जैसे हम 3 जानते सही है, हमारा फर्स्ट एलिमिनेट हो जाता है। नाउ वी आर स्टक विथ ये इतने सारे। लेकिन अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धन, अभी मैंने क्या बोला? धनवंतरी, छपनक, अमर सिम्हा, शंकु, वेताल भट्ट, वराह मिहिर, कालिदास, और उसके बाद क्या बोला था? घटकर पर, वरुरुचि, ऐसे करके 9 मैंने बोले थे। धनवंतरी, छपनक, अमर सिम्हा या अमर सिंह, वो भी आपके चंद्रगुप्त के उसमें 9 रत्न में ही थे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब हमने देखिए पहला तो एलिमिनेट कर लिया था क्योंकि 3 नहीं था। नाउ वी नो कि 2 रॉन्ग है, 2 रॉन्ग है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। दिस इज ओनली लेफ्ट एंड वी आर डन। पाणिनि जो थे पुष्यमित्र शुंगा के से एसोसिएटेड नहीं थे। इसके लिए अगर आपको पाणिनि का कन्फ्यूज़न हो रहा तो ये आपको नितिन सिंघानिया में भी पाणिनि का पीरियड मिल जाएगा, उसके अलावा एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ये निकाल दिया मैंने 500 BC अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि। तो पाणिनि कब थे? 500 BC में थे। और पुष्यमित्र शुंगा कब थे भाई? ये रहा पाणिनि का पीरियड 500 BC के अराउंड एनसीईआरटी के हिसाब से। पुष्यमित्र शुंगा का भी कोई एनसीईआरटी में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो पुष्यमित्र शुंगा जो है 185 से लेके ये जो मतलब पुष्यमित्र की बात करें तो 149 BC से लेके 185 BC से लेके 149 BC तक रहते। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंगा एम्पायर। इन पे और एक बार क्वेश्चन आ चुका है। और फाइनली देखिए इन्होंने मौर्यन एम्पायर के खिलाफ करके किया अपना इस्टेब्लिश, और मौर्यन एम्पायर के पहले ही पाणिनि आ चुके। तो दोनों एक जगह तो रिलेट नहीं होंगे कहीं भी, शुंगा डायनेस्टी और पाणिनि। पुष्यमित्र शुंगा पे एक और क्वेश्चन पूछा था कि एक जो किताब है 2016 में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि मालविका अग्निमित्रा एक किताब है, उन्होंने बोला कि देयर इज ए बुक जहाँ पे शुंगा डायनेस्टी के किसी राजा की प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है, और उस बुक का नाम क्या है? और वहाँ पे मेघदूतम, ऋतुसंहारम, तरह तरह के ऑप्शन दे दिए। उसमें से एक था मालविका अग्निमित्रा। अब एक चीज़ देखिए, यू वेरी वेल नो दैट पुष्यमित्र शुंगा और पुष्यमित्र शुंगा के बेटे का नाम अग्निमित्र शुंगा, ठीक है। और मालविका अग्निमित्र को आप क्रैक कर दीजिए तो अग्नि निकल जाता है, और नहीं तो वो भी नहीं हो रहा तो मित्रा खाली निकाल दीजिए, तो मित्रा से ही आपकी पुष्यमित्र शुंगा की डायनेस्टी आ गई, शुंगा डायनेस्टी। तो जैसे ही आप आ गई शुंगा डायनेस्टी, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि शुंगा डायनेस्टी के किसी राजा की लव स्टोरी है। सो यू वेरी वेल नो कि मालविका अग्निमित्रा की बात हो रही है। मालविका लेडी का नाम है और अग्निमित्रा पुष्यमित्र शुंगा के बेटे का नाम है। सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन आराम से। चलिए चलते हैं 37 पे। 37 क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट एडवांसेज इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर।
प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्या होता है, इसके लिए आपको जीन टेक्नोलॉजी का थोड़ा भी आपने विजन IAS के अगर PT 365 किए होंगे तो वहाँ पे आपको प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मिल जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि फीमेल जो होती है ना, देखिए एक तो होता है स्पर्म, स्पर्म कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, और एक होता है एग, स्पर्म ऐसा दिखता है इनफैक्ट, और स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है एग को, राइट। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें ऐसी कॉम्बिनेशन बनती है कि फाइनली जो सेल बनता है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल तो दोनों का आता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया आती है सेल में ना फर्टिलाइजेशन के बाद, वो मदर साइड से आती है, और माइटोकॉन्ड्रिया मदर साइड से आती है, और कई बार उस माइटोकॉन्ड्रिया में कई बार फॉल्ट होता है, उस फॉल्ट से जेनेटिक डिजीज हो जाती है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि मदर का जो यहाँ पे एग आ रहा है उसमें मदर के माइटोकॉन्ड्रिया की जगह किसी और का माइटोकॉन्ड्रिया बोरो कर लें, कहीं और से डाल दें, तो वो डिजीज नहीं होती। इसी टेक्निक को हम लोग प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र को, इसी में जहाँ पे एक इन्फेक्टेड ना कहें, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं डाला जाता, कोई और तरीका अपनाया जाता है, तो इस तरीके से ही जो चीज़ होती है उसको प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कहा जाता है। बाकी डिटेल जो आप PT 365 वगैरह देख लीजिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये आपको जो है ऑब्वियसली पढ़ के ही पता चलेगा, इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, विथ रेफरेंस विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक ट्रिक आ गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब कुछ ना समझ में आए तो आप जहाँ पे सारे कवर हो रहे हैं वो डाल दीजिए, ऑल ऑफ द अबव। ये क्यों होता है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सारी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, 5G हो, सब कुछ हो, मशीन लर्निंग, ये सब डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है। और डेवलपिंग टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंटिस्ट पूरी दुनिया में रिसर्च कर रहा है और कुछ ना कुछ बनाने के चक्कर में। तो UPSC कभी भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं देगी जो कि पढ़ने के बाद आप क्लेम कर सको UPSC पे कि देखो ये नहीं होता है, मैंने दुनिया के सारे लैब की स्टडी कर ली और फाइनली देखो ये नहीं होता। तो कहीं ना कहीं वो काम रिसर्च में चल रहा होगा। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेजॉरिटी अगर एप्लीकेशन की बात आ गई किसी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी की, तो सारे आंसर जनरली आपके स्टेटमेंट सही होते हैं। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडस्ट्रियल यूनिट, यस। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्टर स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, यस। डिजीज डायग्नोसिस, यस। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सन, यस। टेक्स्ट टू स्पीच ऐसे कौन, PT 365 के लेक्चर में आपका स्वागत है। आगे सुनने के लिए 1 दबाएं, पीछे सुनने के लिए 2 दबाएं, नहीं सुनने के लिए कॉरिडोर पे कुछ भी दबाएं, आपकी मर्जी है। चलिए हम नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नए लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपको बताऊं कि PT 365 लाने में तकलीफ़ हो रही है। इस तकलीफ़ को कम करने के लिए अगर आपको दवाई खानी है, पेन किलर, तो 1 दबाएं, दवाई नहीं खानी है तो 2 दबाएं। हमारे ग्राहक संवाददाता से बात करने के लिए 9 दबाएं। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 सारा होगा भाई, सारा होगा, सारा जहां। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, with reference to the visible light communication technology which of the following statements are correct। VLC टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? अब यहाँ पे देखिए कहीं भी 4 ऑप्शन हैं, लेकिन कहीं भी देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लास्ट में किसी आंसर में 1 2 3 4 नहीं है, तो सब कुछ सही हो। दूसरी बात, ये उसके लक्षण के बात में हो रही है, यहाँ पे एप्लीकेशन था, जब एप्लीकेशन होगा तब ऑल ऑफ द अबव की बात की जा रही है। किसी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की बात हो रही है कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, तब सही होगा। ये उस टेक्नोलॉजी की डिटेल्स है कि उसमें क्या होता है, नहीं होता, टेक्निकल डिटेल, इसमें बहुत रिसर्च की बात नहीं हो रही। जब भी अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कोई बोलेगा कि विजिबल लेंथ की जो स्पेक्ट्रम होती है 400 से 700 नैनोमीटर होती है अराउंड, तो ये बात सही है ना कि वहाँ पे आप ये भी बोलो कि नहीं 1000 नैनोमीटर भी होता है, 1500 नैनोमीटर भी होता है, सब कुछ होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सेम नियर फील्ड कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आया था, तो फिक्स आपको आंसर वहाँ से देना था जो आपको पता था। ऐसा नहीं कि सारे सही हो जाएंगे। एप्लीकेशन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग है, और किसी चीज़ का एस्पेक्ट पूछा जाए तो वो अलग है, इस बात को समझिए। फीचर्स पूछे गए यहाँ पे, आपसे क्या पूछा गया, VLC टेक्नोलॉजी में क्या होता है। ये जो प्लेयर नहीं है VLC मीडिया प्लेयर नहीं है, ये विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात है। कौन कौन से स्टेटमेंट में सही है, VLC यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 से 780 नैनोमीटर। अब ये सही होगा कि नहीं सही होगा भाई, पहले ही बोल दिया विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा होगा। तो अराउंड 300 to 700 नैनोमीटर जो होता है वो विजिबल लेंथ होता है, तो उसी के बीच में है ना, 375 से 780 के आसपास चल रहा है, तो ये अराउंड सही है। ठीक है,
VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। अच्छा, कोई तो बोल रहा था कि विकीपीडिया से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। भैया देखो, आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। विकीपीडिया पे क्या है कि दुनिया भर का, आई नो ये वेरीफाइड कंटेंट बहुत नहीं होता, यूज़र ही बनाते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी वगैरह के बात में लिखी जाती है ना, तो बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं जो अपना टाइम लगा कर डालते हैं, तो इतना भी बुरा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि विकीपीडिया से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन नॉन कॉपीराइट में एक बहुत बढ़िया सोर्स होता है कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। विकीपीडिया का पेज खोल लेते ना, हर साल कम से कम 60 क्वेश्चन निकाल दूंगा जो विकीपीडिया से आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। बहस मत करिएगा इस बात पे। अभी पाणिनि, नवरत्न सब निकल जाएंगे विकीपीडिया से। अशोक का जो पूरा इंस्क्रिप्शन है पढ़ के निकाल दूंगा विकीपीडिया से। फिर बात वही कि छांटना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे यूपी की विकीपीडिया पे गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। ओपन सोर्स है यार, सब कुछ होता है यहाँ पे। विजिबल विकीपीडिया सोर्स नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, रेफरेंस के लिए। बाकी जो आपके सोर्सेज हैं वहाँ पे जितना कुछ लिखा हुआ है सब विकीपीडिया पे भी लिखा हुआ और बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, छांटना आना चाहिए। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन क्या है? डेटा कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है विजिबल लाइट की। 400 से 800 के बीच में जो है, देखिए 780 से क्या लिखा हुआ है, 375 नैनोमीटर, यही था ना वहाँ पे लगभग। 370 से 780 दिखाऊँ, यही लिखा हुआ था ना, 375 से 780, सीधा सीधा तो पूरा है 375 से 780, कुछ फ़र्क। द टेक्नोलॉजी यूजेस फ्लोरेसेंट लाइट वगैरह क्या कम्युनिकेशन करता है, ट्रांसमिट होता है ऐसे वैसे जैसे तैसे ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। नाउ कम टू द क्वेश्चन, क्या सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ के बताइए। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। भाई लाइट से आप लॉन्ग रेंज कहाँ से करोगे? हाँ, लाइट तो लॉन्ग रेंज पे कितना ही काम करेगी, 2 नहीं होगा। और वहाँ पे विकीपीडिया से भी हमने पढ़ लिया, तो 2 नहीं होगा। खत्म खत्म खत्म, आंसर आ गया 134। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि शॉर्ट रेंज के लिए अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लग जाओगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट में VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और आप सोचोगे कि हमने तो ट्रिक पढ़ा है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि नो, बस नो, फिर तो ये पक्का जो है ये रॉन्ग है। तो आप क्या करोगे, आप 4 को ये सारा रॉन्ग कर दोगे, 4 वाला नो नहीं हो सकता, आप 1 2 3 मार्क कर दोगे कि 1 तो ठीक है, 2 भी ठीक है 3 भी ठीक है। ब्लूटूथ से तो ट्रांसफ़र सही करेगा, ये वो बात सही है, ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र फास्ट करेगा, बट 134 होगा। ओके, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इन VLC टेक्नोलॉजी। लाइट फिडेलिटी की टेक्नोलॉजी का टाइप है ये VLC, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंटरफेरेंस नहीं करता, इसीलिए इसको आजकल हॉस्पिटल्स वगैरह में कम्युनिकेशन को यूज़ करने की बात की जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह में है ना MRI स्कैनर्स वगैरह हैं बहुत कुछ, तो उसके साथ इसका कोई क्लैश नहीं होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, और कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। विथ रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है स्टेटमेंट? इट इज़ ए पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूज़र कंट्रोल। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का तो काम ही यही है कि एक सिंगल यूज़र इसको कंट्रोल नहीं करता। ये डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है, पीयर टू पीयर करके है पूरा डेवलप किया हुआ। सारे दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ काम करते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। ये तो आपको कई बार पढ़ाया, 2-4 दिन पहले ही पढ़ाया है, तो 1 तो सही है यार। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन अबाउट आर क्रिप्टो करेंसी ओनली। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट एलिमिनेट करना बहुत आसान है। बोल रहे हैं कि द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। जब खाली डेटा क्रिप्टो करेंसी के बारे में है, बिटकॉइन के बारे में है, तो भैया इलेक्शन कमीशन क्यों बोल रहा है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वोटिंग करा सकते हैं? बैंकिंग फाइनेंस वाले क्यों बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम सारा अकाउंट पे निगरानी रख सकते हैं कि कोई फ्रॉड वगैरह ना हो? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम एग्रीकल्चर में करने की क्यों बात हो रही है? हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जब बात हो रही है तो ये स्टेटमेंट कहाँ से सही हो सकता है कि इट इज़ ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी? हाँ, क्रिप्टो करेंसी करेगी क्या गवर्नमेंट ब्लॉकचेन यूज़ करके? 2 गलत होगा ना, 2 गलत होगा तो ये तो 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बच गया 1 और 1 3। 1 तो हमने देख लिया, तो हमने खाली 3 देखना है। एप्लीकेशंस, अदरवाइज 1 ना भी देखें तो कॉमन क्या है? अब 1 तो कॉमन हो गया ना दोनों में, A और D में, तो 3 देखना है खाली। एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ है तो उस पर जो ऐप बनेगा विदाउट एनी परमिशन बनेगा, और इसीलिए जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस पर गाइडलाइन भी डाली हैं कि इसके क्या एथिक्स मेंटेन करने हैं कोई जो ऐप डेवलपर हो, क्योंकि ये ओपन डोमेन में काम करता है, आप डेवलप कर सकते हो। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 से 60 करेंगे। आपको बताइए आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो संदीप सर की आवाज़ में आसान है। चलिए टाटा बाय बाय।